Hello students, so let us today take up a video on the concept of domestic territory and normal resident. मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में चैप्टर 2 कवर करता है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उस बेसिक कंसेप्ट्स में द फर्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? किस एरिया को हम बोलेंगे कि ये इंडिया है, किस एरिया को हम बोलेंगे कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है. सो व्हाट डज अ डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स? डोमेस्टिक टेरिटरी सबसे फर्स्ट पॉइंट जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है दैट इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर. सो फर्स्ट थिंग दैट डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड इज पॉलिटिकल फ्रंटियर. पॉलिटिकल फ्रंटियर बेसिकली इंक्लूड करता है हमारा पॉलिटिकल बाउंड्रीज मीन्स द लैंड एरिया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है. हमारी जितनी भी लैंड एरिया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब लैंड एरिया. और क्या इंक्लूड करता है? बिकॉज इंडिया इज कवर्ड विद वाटर ऑन द 3 साइड्स. यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी. तो कंट्री के जो आसपास का वाटर, जिस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि इतना एरिया जो है इंडिया का है, इंडिया का एरिया खत्म होने के बाद यहाँ पाकिस्तान शुरू हो जाता है या नेपाल चाइना शुरू हो जाता है, इसी तरह से वाटर एरिया भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि इतना जो वाटर का एरिया है वो इंडिया का है और इतना वाटर का एरिया जो है पाकिस्तान का है, इतना श्रीलंका का है. इट नेवर हैपन्स लाइक लैंड कि यहाँ पे लैंड खत्म हुआ, यहाँ इंडिया का है या पाकिस्तान का है. वाटर एरिया इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड एज कि ये वाटर एरिया इंडिया का है, देन देर इज अ फाइन लाइन कि इससे के बाद पाकिस्तान का है, लेकिन बीच में एक थोड़े एरिया तक इंटरनेशनल वाटर होता है. मीन्स दिस इज द वाटर एरिया विच बिलोंग्स टू नो वन. तो ये इंडिया का वाटर एरिया है, इसके बाद इंटरनेशनल वाटर एरिया आता है और फिर पाकिस्तान का या सम अदर कंट्री का वाटर एरिया होता है. सो इवन द वाटर एरिया ऑफ द कंट्रीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. डोमेस्टिक टेरिटरी में व्हाट विल बी इंक्लूडेड इज पॉलिटिकल फ्रंटियर, जिसमें आता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब लैंड एरिया एंड टेरिटोरियल वाटर. टेरिटोरियल वाटर मीन्स एक हो गया लैंड और एक हो गया वाटर. तो पॉलिटिकल फ्रंटियर, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या किसको बोलेंगे? जो हमारा इंडिया का लैंड एरिया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है और जो वाटर एरिया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी. द सेकेंड थिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स and military establishments. Military establishments, ठीक है, of a country located abroad. Now, what do we mean by embassy, consulate and military establishments? Every country that we want to visit, तो जिस भी कंट्री में हमें जाना है, हमें क्या करना होता है? उस कंट्री से परमिशन मांगनी होती है. परमिशन मांगने के लिए एक ऑफिस बनाया गया है विच इज़ कॉल्ड एम्बेसी. तो इंडिया में अगर हमें मान लीजिए अमेरिका जाना है तो हमें अब पहले अमेरिकन एम्बेसी जाना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा एंड देन वी कैन विजिट अमेरिका. जापान जाना है तो जापानीज एम्बेसी जाना पड़ेगा, राइट. हमें दुबई जाना है तो दुबई एम्बेसी जाना पड़ेगा. तो इफ़ एनी कंट्री अदर देन इंडिया वी वांट टू विजिट, वो क्या करना पड़ेगा? वीज़ा लेना पड़ेगा. वीज़ा लेने के लिए क्या करना है? एम्बेसी जाना है. अब एम्बेसी कहाँ लोकेटेड होगी? एम्बेसी विल बी लोकेटेड इन अवर कंट्री. तो अगर अमेरिका जाना है तो अमेरिकन एम्बेसी कहाँ लोकेटेड होगी? हमारी कंट्री में लोकेटेड होगी, राइट. अगर हमें से जापान जाना है तो जापानीज एम्बेसी कहाँ होगी? हमारी कंट्री में. बेसिकली कैपिटल सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एम्बेसी जो है वो लोकेटेड होती है, ठीक है. तो नाउ व्हाट इज द स्टोरी हियर इज कि इंडियन एम्बेसी कहाँ लोकेटेड होगी? कोई भी दूसरी कंट्री लाइक जापान के लोग अगर इंडिया आना चाहेंगे तो इंडियन एम्बेसी से परमिशन लेंगे. तो इंडियन एम्बेसी कहाँ लोकेटेड होगी?
इंडियन एम्बेसी लोकेटेड होगी एनी अदर कंट्री। तो जिस भी कंट्री में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है वो इंडियन एम्बेसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन एम्बेसी क्या है? इंडिया है। अगर वो जापान में है तो भी वो इंडियन एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो इंडिया है। ठीक है, इंडियन एम्बेसी इन यूएस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन जापान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। सिमिलरली व्हाट विल हैपन इज अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका और वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ जापान एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब किसी भी कंट्री की जो एम्बेसी है वो उस कंट्री की एरिया को बिलोंग करेगी, वो उस कंट्री का पार्ट नहीं है जिसमें वो लोकेटेड है। तो एम्बेसी इज नॉट बाय लोकेशन। ठीक है, अगर अमेरिकन एम्बेसी है, दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी है, तो वो अमेरिकन एम्बेसी की जो बिल्डिंग है दैट इज नॉट इंडिया बट अमेरिका। ठीक है, जापानीज एम्बेसी की जो बिल्डिंग है दिल्ली में वो दैट इज नॉट दिल्ली, नॉट इंडिया बट जापान। राइट, तो जिस भी कंट्री की एम्बेसी होगी वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, इंडियन एम्बेसी इन ब्रिटेन, इंडियन एम्बेसी इन नेपाल, इंडियन एम्बेसी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो जनरली व्हाट हैपन्स इज दैट यू हैव टू टेक केयर कि वो किस कंट्री का एम्बेसी है। जिस कंट्री की एम्बेसी है उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो हमें याद रखना है अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका का पार्ट है। कहाँ लोकेटेड है अमेरिकन एम्बेसी? इंडिया में। जापानीज एम्बेसी जो इंडिया में है वो जापान का पार्ट है। ठीक है, ब्रिटेन एम्बेसी जो इंडिया में है वो ब्रिटेन का पार्ट है। एम्बेसी क्या करती है? एम्बेसी आपको वीज़ा देती है, परमिशन देती है। अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो और फिर उस कंट्री की एम्बेसी में जाके आप उनसे परमिशन मांगते हो कि हमें वीज़ा दे दीजिए, हमें उस कंट्री को विजिट करना। तो वीज़ा लेने के लिए आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। एम्बेसी कहाँ होगी? हमारी ही कंट्री में होगी। तो एम्बेसी में जाएंगे। दिस एम्बेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर डोमेस्टिक टेरिटरी बट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विच दे बिलोंग। ठीक है, तो दैट इज अमेरिकन एम्बेसी एंड जापानीज एम्बेसी। तो ज़्यादातर एम्बेसी ना एक ही एरिया में लोकेटेड होती हैं। लाइक दिल्ली में एक पर्टिकुलर एरिया डेजिग्नेटेड है, वहीं पे आपको चाहेंगे तो बहुत सारी एम्बेसीज मिल जाएंगी। तो बहुत पहले मेरा एक स्टूडेंट जो पढ़ता था वो बोलता था कि मैम फिर तो हम क्या है थोड़ा एम्बेसी एरिया घूम आएंगे तो एक वर्ल्ड टूर हो जाएगा। राइट, एक वर्ल्ड टूर हो जाएगा भाई, हमने सारी एम्बेसीज घूम ली, मीन्स वी हैव गॉन थ्रू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्योंकि वो एम्बेसी क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री दे बिलोंग। राइट, जेन्युइनली वेरी गुड थॉट है ना, वर्ल्ड टूर हो जाएगा बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। सो यहाँ पर क्या हो गया? इंडियन एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी। एम्बेसी इज क्लियर। एम्बेसी क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जाते हो और वीज़ा इशू कराते हो। सिमिलरली इट इज़ अ कॉन्स्टुलेट। कॉन्स्टुलेट भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस होता है दैट इज फॉर दैट कंट्री। से अमेरिकन कॉन्स्टुलेट, ठीक है, जापानीज कॉन्स्टुलेट, इसमें भी सेम रूल होता है कि अमेरिकन कॉन्स्टुलेट excuse me, is a part of America. Japanese consulate is a part of Japan. Indian consulate, any part of the world, is a part of India. ठीक है, सेम जो रूल है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए भी होता है। सो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मतलब व्हाट डू वी मीन बाय मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है दैट सी इफ there are two countries on the other part of the globe. एक कंट्री है यूएसए और एक कंट्री है चाइना। नाउ एक पार्ट ऑफ द ग्लोब में यूएस है और ऑपोजिट पार्ट में चाइना है। नाउ इफ यूएस वांट टू कीप एन आई ऑन चाइना कि चाइना कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्ट दे वांट टू कीप अ चेक ऑन चाइना, तो यूएस क्या करेगा? चाइना की आसपास की किसी कंट्री से क्या करेगा? फ्रेंडशिप कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। ठीक है, और उस आसपास की कंट्री में क्या बनाएगा? अपना एक मिलिट्री बेस बनाएगा। तो इट विल कीप अ मिलिट्री बेस इन दैट कंट्री सो दैट इट कैन कीप एन आई ऑन इट्स नेबर्स, ठीक है, ऑन इट्स ऑपोजिशन कंट्रीज।
सो व्हेन टू कीप एन आई ऑन दीज कंट्रीज इट विल फॉर्म अ मिलिट्री बेस. तो जहाँ पे भी ये मिलिट्री बेस बनेगा, जो भी ये मिलिट्री बेस एरिया कवर होगा, ये भी एम्बेसी की तरह उसी कंट्री का पार्ट हो जाएगा जिसको वो बिलोंग करता है. सो देयर आर 3 थिंग्स रिमेंबर: एम्बेसी, consulates and military establishment which will be a part of domestic territory of the country which they belong. इसी तरह से अगर इंडिया की कहीं पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं तो वो क्या है, इंडिया बन जाएगा. ठीक है, एक क्विक रिव्यू करेंगे आगे जाने से पहले. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब लैंड एरिया, जो हमारी लैंड एरिया है, और वाटर एरिया, आसपास का वाटर एरिया है. Embassies, consulates and military establishments of a country located abroad. हमारी जो embassies हैं, consulates हैं और military establishment है, embassies, consulates and military establishment जो बाकी जितनी भी countries है उसमें located है, वो सब क्या है? Domestic territory of India है. ठीक है, एंड बाकी जो बाहर की जो कंट्रीज की डोमेस्टिक एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल्ड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स owned and operated by normal residents between 2 or more countries. ठीक है, मतलब इंडियन शिप्स, अगर कोई इंडियन शिप्स हैं, शिप्स मतलब बोट्स, शिप्स मीन्स बड़ी बोट्स है ना, इंडियन शिप्स या एयरक्राफ्ट्स, इंडियन शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट्स that are operated between 2 or more countries. मान लीजिए एयर इंडिया का कोई प्लेन है, ठीक है, वो दुबई और यूएस के बीच में ऑपरेट हो रहा है, बट एयर इंडिया तो कौन ओन करता है? इंडियन नेशनल ओन करता है ना, इंडियन रेसिडेंट ओन करता है. तो वो एयरक्राफ्ट और शिप्स जो इंडिया को बिलोंग करती हैं, अगर किसी 2 कंट्रीज के बीच में आ जा रही हैं तो भी दे विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्री. ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज. हमारी शिप्स और हमारे एयरक्राफ्ट जो 2 कंट्री के बीच में जा रहे हैं, लेकिन हमने उनको ओन किया है, हमने से मतलब हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स वो ओन कर रहा हुआ है उन्होंने, मीन्स दे हैव द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, इट इज ओन्ड बाय देम. तो ये शिप्स और एयरक्राफ्ट किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platforms. And floating platforms operated by residents of a country in international waters where they have exclusive right of operation.
ठीक है, तो क्या होगा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये क्या मैम इतनी बड़ी कहानी कैसे याद रखेंगे, ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, देयर आर 3 थिंग्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फिशिंग वेसल्स मतलब फिशिंग बोट्स, ठीक है, हमारी कुछ फिशिंग बोट्स होती हैं जो ऑपरेट होती हैं, कुछ फिशिंग बोट्स होती हैं जो हमारी कंट्री से निकलती हैं और इंटरनेशनल वाटर में जाके फिशिंग करती हैं। या फिर देर आर सम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। वो ऑयल कहाँ से निकालते हैं, ऑयल सी बेड से निकलता है ना, समुद्र के नीचे से ऑयल निकलता है, तो उसको निकालने के लिए एक पूरा सेटअप किया जाता है, ठीक है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, पानी के बीच में पूरा मशीन लगा के एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं जहाँ से वो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। अगर ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स और ये फिशिंग वेसल्स इंटरनेशनल वाटर, मैंने आपको समझाया था इंटरनेशनल वाटर क्या होता है, वो वाटर जो ना तो हमारा है ना किसी और कंट्री का है। जब वाटर एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मान लीजिए इंडिया का वाटर यहाँ खत्म हुआ और दूसरी कंट्री का वाटर यहाँ से शुरू हुआ, तो जो बीच का पानी है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर। तो इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर विद परमिशन हमारी फिशिंग वेसल्स इंटरनेशनल वाटर में गई हैं या नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हमने वहाँ पर लगाए हैं विद एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन विद परमिशन, तो ये वेसल्स और ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट इज ऑल इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। पॉलिटिकल फ्रंटियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड एंड वाटर, हमारी जमीन, हमारा पानी, वाटर बॉडीज जो आसपास की सी या ओशन है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, हमारी एम्बेसी, हमारे कॉन्सुलेट्स एंड हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका ऑपोजिट, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन कॉन्सुलेट, अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन आवर कंट्री इज नॉट इंडिया। हमारी कंट्री में अगर अमेरिकन एम्बेसी है, अमेरिकन कॉन्सुलेट है, अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं है। क्लियर? सो दैट इज बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। हमारी शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया के प्लेन अगर दुबई और अमेरिका के बीच में ऑपरेट हो रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं। फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, अगर हमारे कंट्री के रेसिडेंट्स ने ऑपरेट किया है इंटरनेशनल वाटर में विद एक्सक्लूसिव राइट। ऐसा नहीं है कि अपनी बोट लेके चले गए इंटरनेशनल वाटर में और बोल रहे मेरी बोट जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गई। परमिशन से, एक्सक्लूसिव राइट से अगर आपकी बोट्स इंटरनेशनल वाटर में जाती हैं या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स या नेचुरल गैस रिग्स वहाँ ऑपरेट करते हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। सो दैट मीन्स अगर एक क्विक रिविजन करेंगे तो सब मुझे आंसर करेंगे जल्दी से कि अमेरिकन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? अमेरिकन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, नो, American embassy located in India is not the part of domestic territory of India. Indian embassy located in Japan is the part of domestic territory of India. ठीक है, तो एम्बेसी अगर जिस कंट्री की है वो उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। नाउ लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट 2 exceptions, 2 things that work opposite. अगर कोई अमेरिकन बैंक है या कोई अमेरिकन कंपनी है, इफ देर इज एनी अमेरिकन बैंक से अमेरिकन एक्सप्रेस या अमेरिकन कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जो हमारी कंट्री में लोकेटेड है, जिनका ऑफिस हमारी कंट्री में लोकेटेड है, तो ये एम्बेसी रूल पे नहीं चलेंगे, दे विल नॉट गो ऑन एम्बेसी रूल। ठीक है, एम्बेसी का रूल इन पे अप्लाई नहीं होगा। अमेरिकन बैंक इंडिया में है तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, अमेरिकन कंपनी इंडिया में है तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसी तरह से अगर कोई इंडियन बैंक से एसबीआई, इंडियन बैंक, इंडिया का एक बैंक मान लेते हैं एसबीआई बैंक, वो अमेरिका में लोकेटेड है तो वो अमेरिका की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। सिमिलरली अगर इंडिया ने, रिलायंस ने न्यूयॉर्क में कोई कंपनी का ऑफिस खोला है तो इंडियन कंपनी इन अमेरिका इज ऑल्सो नॉट इंडिया।
सिर्फ एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को ये छूट है कि आप उनको इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में मान सकते हैं। इंडियन बैंक, इंडियन कंपनी अगर कहीं भी लोकेटेड है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द पार्ट कंट्री विच इट इज़ लोकेटेड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों चीज़ें, एम्बेसी एंड बैंक एंड कंपनी, दोनों ऑपोजिट वर्क करती हैं। ठीक है, तो एम्बेसी, बैंक एंड कंपनी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना पड़ेगा कि क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है और क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। क्लियर? चलिए, तो इफ आई से दैट प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय इंडियन बैंक लोकेटेड इन अमेरिका, तो इंडियन बैंक लोकेटेड इन अमेरिका, तो क्या होगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है? नो, इट इज़ द, ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अमेरिकन बैंक लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अमेरिकन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन अमेरिका, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इंडियन बैंक लोकेटेड इन अमेरिका, अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है। याद रखना है बेटा, बैंक और कंपनी अलग है, एम्बेसी अलग है। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 थिंग्स याद रखना है मेन, एम्बेसी, बैंक एंड कंपनी। एम्बेसी, बैंक एंड कंपनी। एम्बेसी अलग तरीके से होता है, बैंक एंड कंपनी डिफरेंट तरीके से होता है। सो दैट इज बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर, political boundary, territorial water, embassy, consulate and military establishments, ships and aircrafts, fishing vessels, oil, natural gas rigs and floating platforms. Moving on to the next topic for today's video, which is normal resident. Whom will you call to be a normal resident of a country? आप किसको बोलेंगे कि ये पर्सन जो है नॉर्मल रेसिडेंट है? बहुत बच्चे नॉर्मल रेसिडेंट को एक वर्ड सिटीजन से कंफ्यूज करते हैं। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल रेसिडेंटशिप एंड देन वी विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सिटीजन, कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन है और सिटीजन कौन है। ठीक है, सो नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन है जो नॉर्मली उस कंट्री में रिसाइड करता है। ठीक है, इट इज अ पर्सन हु नॉर्मली, पर्सन और इंस्टीट्यूशन पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिसाइड, रिसाइड का मतलब होता है लिव, हु नॉर्मली रिसाइड, लिव in the country for more than 1 year and whose center of interest also lies in that country. वो पर्सन जो उस कंट्री में रह रहा है, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो वहाँ काम भी कर रहा है, लिव एंड वर्क दोनों चीज़ें होनी चाहिए। लिव एंड वर्क, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस कंट्री में उसका लाई करता है। ठीक है, सो हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री एंड हु ऑल्सो लिव्स इन दैट कंट्री। इंटरेस्ट के साथ ऐड कर देंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कमा रहा है और रह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर। से दिस पर्सन ए, ठीक है, इसने अपना बैग बांधा और ये कहाँ उड़ के चला गया? ही वेंट टू USA। तो ये जो है प्लेन में बैठ के और कहाँ चला गया? ही वेंट टू
यूएसए। ठीक है, कहाँ चला गया? यूएसए चला गया। अब वो वहाँ पर 6 मंथ्स तक रहता है, ही विल लिव देयर फॉर 6 मंथ्स एंड देन वो वापस अपनी कंट्री इंडिया में आ जाता है। तो वो किसका रेसिडेंट रहेगा? ही विल बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो बाहर कितने टाइम के लिए रहा था? 6 मंथ्स के लिए। नाउ दिस अदर पर्सन बी, he leaves the country, goes to US, live there for 1 year and say 6 months, या 1 साल से ज़्यादा रहता है, तो ये किसका रेसिडेंट बन जाएगा? यूएसए का। और ये फिर क्या हो जाएगा? इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? इंडिया के लिए हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, मतलब जिसको आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये क्या हो जाएगा? NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिया। सो रिमेंबर दैट जो भी पर्सन हमारी कंट्री से बाहर काम करने जाएगा, रिमेंबर काम करने जाएगा और वहीं पर रहेगा 1 साल से ज़्यादा, 1 साल 1 महीना, 1 साल 6 महीना, 1 साल से ज़्यादा अगर वो वहाँ पे रहता है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है, सिटीजन नहीं, नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है। नॉर्मल रेसिडेंट बनने का मतलब कि उसकी इनकम उसी कंट्री में टैक्सेबल हो जाती है, वो अब यूएस में टैक्स भरेगा अपनी जो भी इनकम अर्न करेगा, इंडिया में नहीं। अ पर्सन कैन ओनली बी अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ 1 कंट्री एट अ टाइम। तो ये जैसे ही यूएस का रेसिडेंट बनेगा, नॉर्मल रेसिडेंट बनेगा, ये इंडिया का नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ये फिर वापस इंडिया आ जाएगा, इंडिया में रह जाएगा 2 साल, तो ये फिर इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा, यूएस की रेसिडेंटशिप छूट जाएगी। सो 1 पर्सन कैन बी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑफ ओनली 1 कंट्री एट अ टाइम, एक बार में एक ही कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट रह सकता है। लेकिन कुछ लोग जो कंट्री विजिट करते हैं फॉर टूरिज्म, ठीक है, घूमने गए और 1 साल से ज़्यादा वहाँ रुक गए, तो वो ये नॉर्मल रेसिडेंटशिप 1 ईयर रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर हम बाहर गए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, बहुत लोग जाते हैं ना, बहुत लोग एक्टर्स, बिजनेसमैन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, तो इनके लिए भी ये 1 ईयर रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्या करना है? लिव एंड वर्क, रहना है और काम करना है। स्टूडेंट जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे गए, पढ़ाई करने गए हैं, तो 4 साल 5 साल कितना भी ईयर रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके लिए भी ये रूल अप्लाई नहीं हो। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम स्टूडेंट जाते हैं तो वो भी तो वर्क करते हैं, बहुत सब बच्चे हैं जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं बाहर जाते हैं, तो लेकिन उनका मेन मोटिव क्या है? मोटिव वर्क करना नहीं है, मोटिव क्या है? स्टडी करना है, इसीलिए इनके ऊपर भी 1 ईयर रूल अप्लाई नहीं होता है। So basically, person who lives in a country and works in a country for more than 1 year is called a normal resident of a country. आपको 1 साल से ज़्यादा रहना है, आपको रहना है और काम करना है। अब कुछ लोग होते हैं जिनका घर, जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, से एक पर्सन है सी, ये रोज रहता तो नेपाल में है और ये काम करने, पैसे कमाने जाता है कहाँ पर? इंडिया में। रोज बॉर्डर क्रॉस करता है, सुबह जाता है इंडिया में काम करता है, वापस आता है नेपाल में खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है टाइम, ठीक है, खुशी खुशी रहता है। तो अब ये किसका नॉर्मल रेसिडेंट है? नेपाल का या इंडिया का? किसका नॉर्मल रेसिडेंट है? नेपाल का नॉर्मल रेसिडेंट होगा या इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होगा? डू राइट डाउन इन माई कमेंट सेक्शन कि नेपाल का रेसिडेंट होगा या इंडिया का रेसिडेंट होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर शेयर करूंगी, ठीक है। तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि नेपाल का रेसिडेंट होगा ये पर्सन सी जो है वो नेपाल का रेसिडेंट होगा या इंडिया का रेसिडेंट होगा। सो पर्सन सी विल बी रेसिडेंट ऑफ नेपाल और इंडिया। तो ये हो गया नॉर्मल रेसिडेंट। अब कुछ बच्चे जो हैं बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि मैम सिटीजन कहाँ गया? सिटीजन, हु इज नोन टू बी अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, सिटीजन कौन है?
सिटीजन वो है जिसको वहां उस कंट्री में वोटिंग राइट है। आप इस कंट्री में चले तो जाते हैं, 1 साल से ज़्यादा रहते हैं और वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन क्या आप वहाँ नॉर्मल रेसिडेंट 1 साल से ज़्यादा रह के क्या उनके इलेक्शन में वोट करके आ सकते हैं? क्या आपको एक रेसिडेंट के, एक सिटीजन के राइट्स मिल जाते हैं? नो। सिटीजनशिप इज कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंटशिप आपको 1 साल से ऊपर किसी भी कंट्री में रहने पे मिल जाएगी, लेकिन सिटीजनशिप आपको या तो बाय लॉ मिलेगी, मतलब लीगल प्रोसेस से मिलेगी, या कुछ कंट्रीज सिटीजनशिप देती हैं बाय बर्थ, या तो आपका उस कंट्री में बर्थ हुआ हो। ठीक है, तो सिटीजनशिप या तो लीगली मिल जाएगी या बाय बर्थ मिलेगी। सिटीजनशिप जो है वो वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, क्या रूल वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडिया में अगर आपके इधर पेरेंट इंडियन सिटीजन है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। अब फॉर प्रेजेंट इंडिया में बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं है। अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं और आपके पेरेंट्स इंडियन नहीं हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर एक भी पेरेंट इंडियन है, मीन्स मदर या फादर में से कोई भी इंडियन है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। अदरवाइज लीगल प्रोसेस होता है कि आपको इतने साल अगर आप इंडिया में रह लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिटीजनशिप। सो देर इज डिफरेंट रूल इन डिफरेंट कंट्री। यूएसए में देर इज सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर कोई बच्चा यूएसए में पैदा हो जाता है तो वो वहाँ का सिटीजन अपने आप बन जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट the country's law and legal rules that will decide if the person is a citizen of that country or not। ठीक है, तो एक तो बाय लॉ होता है और एक बाय बर्थ होता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट नॉर्मल रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप, who is known to be normal resident and who is known to be citizen। Now quickly बताएंगे कि एक बच्चा है A जो बाहर काम करने गया है यूएस में and he lives there for more than 1 year, say 3 years, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है? वो यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट है। Now this A person, B person है, ये कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा? यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। ये B person है, ये बाहर घूमने गया है, जापान गया है घूमने। ठीक है, 4 महीने 6 महीने घूम के वापस आ जाता है, तो ये कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है? ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, सो दिस 1 year रूल एंड दिस वर्क, लिव एंड वर्क, काम करना है और रहना है, टूरिज्म नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, स्टूडेंट नहीं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव लाइक्ड माई वीडियो। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। एंड आपको कोई भी डाउट है आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर माई नेक्स्ट वीडियो टू नो अबाउट मोर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू एवरीवन।